स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद। मैं अभी IGMS पटना में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं दूरदर्शन पटना और यहाँ की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद हमारी ओर से भी आपका, क्योंकि आपने वक्त निकाला, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है अगर मैं एड्स के बारे में कहूँ। और आज ख़ास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हम विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं। जानना बहुत ज़रूरी है, एक भयानक बीमारी है और अगर किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो बहुत सारी शंकाएँ, बहुत सारे परेशानियाँ मन में आती हैं। तो जब हम विस्तार से जानते हैं ना तो हमारे लिए सरल हो जाता है कि हम इसकी रोकथाम करें। फिर कार्यक्रम में आपसे जो शुरुआत करूंगी, थोड़ी जानकारी आपके स्वयं के बारे में लेना चाहूँगी। आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो ये एक ऐसी सेवा है जहां आप मरीजों की सेवा करते हैं और एक डॉक्टर को हम भगवान की नज़र से देखते हैं और उन्हें मानते हैं कि जैसे जीवन में जो समस्या है, बीमारियां हैं, उसके निदान के लिए बहुत ही श्रद्धा भाव से इस प्रोफेशन को हम देखते हैं। आपने कैसे सोचा डॉक्टर साहब कि मुझे मेडिकल में जाना है और इस सेवा को का चयन किया आपने? मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने की इच्छा थी जी। मेरे एक परिचित डॉक्टर थे, उनको मैं जब भी लोगों का इलाज करते देखता था तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी आगे चलकर लोगों की सेवा करूं। और उसी समय से मेरे मन में डॉक्टर बनने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मैंने उसी से रिलेटेड पढ़ाई की और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। इसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उसमें उन सारे लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी जी। और मैं अपने शिक्षकों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया इस मुकाम पे पहुंचने में। जैसा कि आपने बताया कि आपने एक डॉक्टर को देखा जो आपके पारिवारिक मित्र थे और आपको लगा कि ये सेवा बहुत अच्छी है। आपका रुझान शुरुआती दौर से ही इस मेडिकल प्रोफेशन के प्रति था और आपने इसका चयन किया और बाकायदा आप इसमें लगातार कार्य भी कर रहे हैं। जी हाँ। मैं जानना चाहूँगी कि किन किन पदों पर आपने अभी तक काम किया है, कहाँ कहाँ अपनी सेवाएँ दी है? मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पूरी की और वहाँ मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिला। अच्छा। फिर मैंने अपनी MD की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज PMCS पटना से पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी IGMS पटना से पूरी की, जो लगभग 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कुछ दिनों तक एम्स पटना और PMCS पटना में भी कार्य कर चुका हूं। और पिछले 2 वर्षों से मैं IGMS पटना में मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जी, जो मैं देख सकती हूँ कि आप शिक्षा से ज़्यादा जुड़े रहे हैं और आपने लगातार जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उन्हें तैयार करने का काम किया है। जो आपका अपना ज्ञान है इस मेडिकल प्रोफेशन के प्रति, उसे नए डॉक्टर्स तक पहुँचाने का काम आप करते आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे जानना चाहूँगी आज विश्व एड्स दिवस पर, वो सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में बताएं, क्योंकि अभी भी जब हम नाम सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, पर ये बीमारी है क्या और इसकी भयावहता ऐसी क्यों है, इसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जी। और यह HIV नामक वायरस के कारण से फैलता है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एक प्रकार का रेट्रो वायरस है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिसके कारण मरीज एक के बाद दूसरी बीमारियों से ग्रसित होता चला जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही इस बीमारी की भयावहता है। और एड्स HIV इन्फेक्शन का ही एक एडवांस स्टेज या लेट स्टेज कहें तो वो है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HIV एक इन्फेक्शन है और एड्स इसी इन्फेक्शन का एक एडवांस स्टेज है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और बहुत सारे कैंसर्स हो जाते हैं और इसका इलाज थोड़ा कठिन होता है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि जब ये बीमारी हो जाती है तो समस्या इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मरीज की कम हो जाती है और धीरे धीरे बहुत सारी अन्य बीमारियां भी शरीर में प्रवेश करने लगती है। सर, आपने बताया हमें एड्स बीमारी के बारे में। आज के दिन सबसे अहम है ये जानना कि आखिर ये बीमारी कैसे फैलता है। जब हम ये जानेंगे कि इसका फैलाव कैसे होता है तो हम इससे बचाव के लिए भी सजग रह सकते हैं। कैसे फैलती है ये बीमारी? HIV संक्रमण मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंध हो, संक्रमित सुई या सिरिंज के इस्तेमाल या अन्य संक्रमित उपकरणों के इस्तेमाल से, फिर संक्रमित ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को चढ़ाने से, या संक्रमित गर्भवती माताओं से उनके बच्चों में भी यह इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। जी।
तो ये मुख्य वजह हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को एड्स की समस्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखने की बात ये है कि इन चीज़ों से बचाव अपने आप में रखना चाहिए। पहली बात तो ये, मान लीजिए किसी कारणवश हमारी किसी गलती से या किसी ऐसे माध्यम के संपर्क में आने से ये बीमारी हमें हो जाती है, तो हमें पता कैसे चले? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि इसकी पहचान में देर हो जाती है और समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कैसे हम ये महसूस करें और ये सजगता हम में आए कि हो सकता है मुझे एड्स की समस्या हो गई हो? देखिए, HIV संक्रमण होने के 2 से 6 सप्ताह के बाद शरीर में कुछ माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे बुखार के साथ शरीर में चकत्ते आना, अत्यधिक खुजली होना, गले में खराश आना या निगलने में दिक्कत होना, या मुंह में छाले पड़ना, या फिर जीभ पर एक सफ़ेद परत का जम जाना, या अत्यधिक थकान या कमजोरी होना, या अत्यधिक दस्त या उल्टी का होना, या भूख कम लगना, या वज़न में अचानक कमी आ जाना। तो ये सब प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो असुरक्षित यौन संबंध या शेयर्ड नीडल का यूज किए हों या एक्सपोज हुए हों, और उनमें अगर प्रारंभिक अवस्था में ये सब लक्षण आए, तो तुरंत उन्हें अपनी जांच सरकारी अस्पताल में जाके करवानी चाहिए। यह जांच हर एक सरकारी अस्पताल में एवं मेडिकल कॉलेजों के ICTC सेंटर्स में निःशुल्क उपलब्ध है और उनकी जानकारी भी गुप्त रखी जाती है। अच्छा। अतः ऐसे व्यक्तियों को अगर उनकी जांच पॉजिटिव भी आती है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें अपनी बीमारी छुपानी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता चल जाता है और इलाज सही समय से शुरू हो जाता है तो वैसे लोग बहुत लंबे समय तक, वर्षों तक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर वो अपनी बीमारी छुपाते हैं तो धीरे धीरे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जाती है और वो एडवांस स्टेज या एड्स में पहुंच जाते हैं, जिसमें इलाज बहुत कठिन हो जाता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इस कारण से वैसे व्यक्तियों को अपनी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए और ART सेंटर्स में जाकर संपर्क करना चाहिए और अपना इलाज नियमित रूप से कराना चाहिए, क्योंकि इससे वे अपना बचाव भी करेंगे और साथ ही अपने परिवार के लोगों का भी बचाव करेंगे, क्योंकि उनके कारण से उनके परिवार के लोगों में भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। इसलिए उन्हें अपने परिवार के लोगों की भी जाँच करानी चाहिए और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें भी ART सेंटर से नियमित इलाज करवाना चाहिए। इस बीमारी से डरने एवं घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता चल जाए और इलाज अगर सही समय पे शुरू हो जाए तो वो बहुत लंबे समय तक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर आपने महसूस किया है कि जिन कारणों से ये बीमारी होती है उसके संपर्क में हम आए हैं और कुछ लक्षणों के बारे में जो आपने बताया, अमूमन ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको इसका टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और आपने कहा कि सरकारी स्तर पर भी इसके टेस्ट की, इसकी जांच की सुविधा है, निःशुल्क सुविधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी पहचान है वो गोपनीय रखी जाती है। तो मन में एक भावना स्वाभाविक तौर पर आती है कि अगर मुझे एड्स हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये बीमारी को इस तरीके से हमारे समाज में लोग लेते भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, आपने कहा कि अगर पहले पहचान कर ली गई तो इसका जो इलाज है वो किया जा सकता है। क्या है इलाज की प्रक्रिया, कैसे करते हैं? अगर किसी को आपने डिटेक्ट किया कि उसे एड्स की बीमारी है तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है? देखिए, एक बार इस बीमारी का डायग्नोसिस हो जाने के बाद इसके आगे की जांच की सुविधा जैसे CD4 काउंट या अन्य जांच की सुविधा एवं इसकी जो दवा है वो दवा मुफ्त में ART सेंटर्स में दी जाती है। तो बीमारी की पहचान हो जाने के बाद निकटवर्ती ART सेंटर्स पर जाकर संपर्क करना चाहिए, वहाँ उन्हें रजिस्टर करवाना चाहिए और फिर नियमित रूप से वहाँ पे अपना इलाज करवाना चाहिए। ART सेंटर्स अभी जैसे पटना में PMCH में ART सेंटर फंक्शनल है, फिर राजेंद्र मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगमकुआं पटना में वहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है और बिहार के लगभग हर ज़िले में अब ART सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अथक प्रयास के कारण ART सेंटर्स की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को असुविधा न हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं एड्स के बारे में, जैसा कि आपने कहा कि इलाज की संभावना है और अगर आपको एड्स है तो इस पर सतर्क होने की भी आपको बहुत ज़रूरत है। पर जो हमारा सामाजिक परिवेश है डॉक्टर साहब, जब ये बीमारी होती है ना तो एक तरीके से कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं और लोगों में सामाजिक बहिष्कार जैसी भावना भी दिखती है। अरे उसको एड्स है, उसके पास नहीं जाना, उसके परिवार में नहीं जाना।
तो आज के दिन ज़रूरत इस बात की भी है कि ऐसी भ्रांतियों को भी हम दूर करें। जी हाँ। आप हमारे साथ हैं तो मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो परिवार के लोग हैं या जो ऐसे एड्स पीड़ित के साथ रहते हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, विश्व एड्स दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना एवं जो लोग HIV या एड्स से पीड़ित हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करने की बजाय उनका सहयोग करना एवं एकजुट होकर इस बीमारी को मात देना, यही इस विश्व एड्स दिवस मनाने का मूल उद्देश्य है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यह बीमारी छूने, साथ उठने बैठने और साथ खाने पीने से कभी नहीं होता है। जब भी यह बीमारी होती है तो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से होती है, जैसे ब्लड, सीमेन, सलाइवा या ब्रेस्ट मिल्क के संपर्क में आने से ही यह बीमारी फैलती है। तो लोगों को यह मन में नहीं रखना चाहिए कि साथ उठने बैठने या छूने से भी ये बीमारी फैलेगी। तो आपने जैसा कि बताया कि सबसे बड़ी भ्रांति जो है कि अगर किसी को एड्स है तो उसके नज़दीक ना जाओ, उसे हाथ ना मिलाओ, उसके गले ना लगो, तो इन चीज़ों से ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं फैलती है। उनसे बिल्कुल नहीं फैलती जी। तो जो जहाँ सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर सावधानी रखें, पर इस तरीके से उनसे दूरी बनाए रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि एक तो वो खुद बीमार हैं और दूसरा मानसिक तौर पर भी हम कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित कर जाते हैं और बीमारी और भी गंभीर रूप ले लेती है। मैं एड्स के मरीज के लिए आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी कारणवश ये बीमारी हो गई है तो अपना रखरखाव कैसे करें? जो आम दिनचर्या है उसके साथ कैसे अपने आप को ढालें, क्या करें, किन खास बातों का ख्याल रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए जानना। देखिए, एड्स के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वो ART सेंटर्स के नियमित संपर्क में रहें और डॉक्टर की सलाह माने, नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं एवं वहाँ जो भी डॉक्टर्स दवा प्रिस्क्राइब करते हैं उसको समय से लें और रेगुलर लें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उन्हें पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे और साथ ही उनके अपने बॉडी फ्लूइड्स का भी केयर करना चाहिए, जैसे कभी उनका हाथ कट जाए या कुछ हो जाए तो बॉडी फ्लूइड्स का प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। फिर साथ में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए कि उनमें से कोई और एक्सपोज तो नहीं हुए हों, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के समय कॉन्डोम्स का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये बीमारी उनके पार्टनर्स में नहीं फैले। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो एड्स के मरीज तो HIV या एड्स के मरीज भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, वो भी नॉर्मल आदमी की तरह अपना सामान्य कार्यकलाप कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, तो आपको अगर ये बीमारी होती है तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ जिन्हें कोई बीमारी है, क्योंकि वो बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने कहा कि अगर नियमित रूप से दवा का सेवन हम करते रहें तो एक सामान्य तौर पर जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं और उन्हें हमेशा मास्क भी लगा कर रहना चाहिए। अच्छा। ताकि कोई भी बीमारी उन्हें आसानी से ना हो सके। जैसे एड्स के मरीजों में TB की बीमारी बहुत कॉमन होती है, तो मास्क लगाने से इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। जी। तो ये सतर्कता जो आपने बताया उसका खासा ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। मैं थोड़े नवजात जो शिशु हैं उनकी ओर भी जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर किसी कारणवश माता को ये बीमारी है, जो गर्भवती महिला हैं उन्हें ये बीमारी है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि जो नवजात शिशु हैं उन तक भी ये बीमारी पहुंच जाए, जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता। उनका बचाव करना भी बेहद ज़रूरी है। तो ख़ासकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं और किसी कारणवश एड्स की शिकार हो चुकी हैं, उनके लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी आज बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज हो गया है HIV संक्रमण फैलने का। इस कारण से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें उनके एंटीनेटल चेकअप में HIV स्क्रीनिंग पे काफ़ी जोर दिया जाता है। इसे PPT-CT अभियान भी कहा जाता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो अगर एंटीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर HIV की बीमारी का पता चल जाता है तो उन माताओं का इलाज उसी समय शुरू कर दिया जाता है, जिससे यह इन्फेक्शन उनके बच्चों में फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर डिलीवरी के वक्त भी जो सेफर डिलीवरी मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वायरस के ट्रांसमिशन को कम किया जा सके। और फिर जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की प्रोफाइलेक्टिक डोज कम से कम 6 सप्ताह तक दी जाती है, ताकि अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे भी रहें तो भी उनमें संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ तो ब्रेस्ट फीडिंग को यूजुअली रेकमेंड नहीं किया जाता है, वहाँ फार्मूला फीड्स को रेकमेंड किया जाता है। लेकिन जो लो रिसोर्स
वाले कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया या और कंट्रीज़, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को अभी भी नाकों के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि HIV के अलावा और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ हैं जिनसे नवजात बच्चों को बहुत अधिक खतरा होता है। HIV से ज़्यादा खतरा उन बीमारियों से है और उनसे जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस कारण यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को रिकमेंड किया जाता है। और अगर गर्भवती महिलाएं अगर पहले से ART की दवा ले रही होती हैं या अगर बच्चों को ART की प्रोफाइलैक्सिस दवा दी जाती है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी वायरस के ट्रांसमिशन का संभावना बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि अगर गर्भवती महिला है या जिनके पास नवजात शिशु हैं, अगर बाकायदा सही तरीके से दवा का सेवन कर रही हैं तो कम संभावना होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा होती है कि बच्चों में ये बीमारी फैले। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। अगर मैं बात करूँ इसके क्रमिक विकास की, इस बीमारी के बारे में, क्योंकि शुरुआत में तो शायद पता नहीं चलता है कि हमें भी एड्स हो गया है, और अगर किसी कारणवश हमने अनदेखा कर दिया तो बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसके कैसे इस बीमारी का विकास होता है और कैसे हम पता चले कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? शुरुआती स्टेज में जो मैंने माइल्ड सिम्टम्स बताया, तो शुरुआती स्टेज में वो सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद बीच का जो स्टेज होता है उसमें सिम्टम्स यूजुअली अपीयर नहीं होते हैं। अच्छा। और जब पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज या एड्स वाले स्टेज में पहुंच जाता है तब फिर उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा। और उस स्टेज में जब डायग्नोसिस होती है तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो कोई किसी हाई रिस्क बिहेवियर से एक्सपोज हुआ हो या उसमें प्रारंभिक लक्षण कुछ हो तो उन्हें शुरुआत में ही अपनी जांच करवानी चाहिए। बीच के स्टेज में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जी, तो हो सकता है कि आपने अगर अपने जो लक्षण हैं उनको शुरुआती दौर पर अनदेखा किया है तो बीच में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एड्स की बीमारी से पीड़ित हैं, और धीरे धीरे जब आप उसे महसूस करेंगे तब तक आप गंभीर अवस्था में आ चुके होंगे। तो बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको मन में ये अंदेशा है कि इस बीमारी के किसी भी कारण से आप एक्सपोज हुए हैं तो आपको तुरंत ही इसकी जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और जैसा कि हमारे आज के मेहमान ने बताया, आपसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी आप जांच के लिए सरकारी सेवा केंद्रों पर जाते हैं तो आपकी जांच निःशुल्क की जाती है और साथ ही गोपनीयता भी पूरी तरीके से बरती जाती है। आपने कई केंद्रों के बारे में बताया जो हमारे पटना शहर में भी स्थित है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वहाँ की जानकारी भी आप हमें दें कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, और किसी को अगर अंदेशा होता है कि मुझे एड्स की हो सकता है और मुझे जांच करानी चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी व्यवस्था है? देखिए, अब ART सेंटर की सुविधा बिहार में भी लगभग हर जिले में उपलब्ध हो गई है और जांच की सुविधा तो हर सरकारी अस्पताल पे उपलब्ध है। जी। तो अगर जांच में कोई अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें उस जिले के ART सेंटर पे रेफ़र कर दिया जाता है और फिर उनका इलाज वहाँ से नियमित रूप से किया जाता है। तो पहले ये इन सेंटर्स की सुविधा बहुत सीमित थी, लेकिन अब लगभग हर जिलों में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। और पटना में भी PMCS में और RMRI में यह सुविधा अभी उपलब्ध है। और भी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा शुरू होने जा रही है जो अभी प्रोसेसिंग में है। अच्छा। तो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सरकारी चिकित्सालय हैं वहाँ एड्स की बीमारी की जांच करवाई जा सकती है और कोई उसमें परेशानी बिल्कुल नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर उन्हें अंदेशा होता है तो इस बीमारी के जांच के लिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। सेंटर्स हैं जहाँ दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो सरकार अपनी ओर से पूरी तरह इस ओर प्रयास कर रही है। लगभग हमारे अंदर सुविधा उपलब्ध है, हर जिलों में ART सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जी, हमारे अंदर जागरूकता लाने की भी बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात मन में इस भावना को हटाने की है कि अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है और अब मेरे साथ क्या होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी की रोकथाम के लिए और इस बीमारी से बचाव के लिए हमें खुद को सजग रखना है। थोड़ी जानकारी मैं आपसे डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन के बारे में लेना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई जो बीमार होता है ना और जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे उसकी आधी बीमारी तो बस बातचीत करके चली जाती है, डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ है। और अगर डॉक्टर ने उसे अच्छी तरीके से उसकी बातों को सुना है, समझा है, तो उसे लगता है कि शायद मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं पूरी तरह से भला चंगा हो सकता हूँ। तो एक जो रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज का, आपने अनुभव किया होगा अपने कार्य के दौरान, थोड़ी बातें उस बारे में भी बताएं हमें। कैसा महसूस करते हैं जब इलाज करते हैं और कैसा कनेक्शन होता है मरीजों के साथ आपका? जब भी कोई पेशेंट ठीक होकर जाता है जी, तो जाने के समय
वो जो हम लोगों को धन्यवाद देते हैं, तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि हमने जो प्रयास किया वो प्रयास हमारा सार्थक हुआ। और कभी भी जब भी हम पेशेंट से खुलकर बात करते हैं, उनकी बीमारी को खुलकर बताते हैं और उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो पेशेंट की आधी बीमारी लगती है कि वो उसी समय दूर हो गई वहीं, और उनका जो एप्रीहेंशन होता है, जो घबराहट होती है, वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट के साथ अच्छा बर्ताव करें और उनकी जो भी चिंताएं हैं, उनके मन में जो भी क्वेरीज हैं, उनको हम लोग बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब डॉक्टर सुनते हैं और अच्छे तरीके से वक्त देते हैं तो मरीज को भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जो मेरी समस्या है उसे डॉक्टर साहब ने सुना है और तब मेरी बीमारी का अच्छे तरीके से इलाज किया है। कभी कभी डॉक्टर्स के साथ भी समस्या आ जाती है और आमतौर पर अगर किसी मरीज को फ़ायदा नहीं हुआ या किसी कारणवश बीमारी ज़्यादा गंभीर हो गई तो उग्रता भी देखने को मिलती है और यहाँ परेशानी डॉक्टर्स को होती है। इसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दिनों इस तरह के मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर केवल प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इस एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी होती हैं कि उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर केवल प्रयास कर सकते हैं। और बहुत बार संवादहीनता के अभाव में लोगों में गलतफहमी हो जाती है, जिसके कारण इस तरह की मारपीट की घटनाएँ होती हैं। लेकिन अगर हम खुलकर बीमारी के संबंध में लोगों को अगर जानकारी दें, उनसे अच्छे से बात करें, तो इस चीज़ को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मरीजों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डॉक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा कार्य का दबाव होता है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हर मरीज़ को जहाँ तक हो सके उचित इलाज करें, अच्छे से उनको समय दे सकें और जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है उनको वो सॉल्व कर सकें। तो लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और डॉक्टर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर दोनों मिलकर काम करें तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम होंगी। सही कहा आपने कि दोनों ही तरफ से प्रयास की ज़रूरत है और आपसी संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, जो गलतफहमियां होती हैं उसे बिल्कुल ही दूर किया जा सकता है। कुछ जानकारी चाहूँगी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आमतौर पर काफ़ी लंबी होती है इसकी पढ़ाई और काफ़ी विस्तार से मानव शरीर का पूरा अध्ययन करना, सारी बीमारियों के बारे में जानना और उनका इलाज कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी देना एक लंबी प्रक्रिया। चूँकि आप चिकित्सा के अध्ययन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए ख़ास मैंने पूछा कि विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वह तैयारी करें और इस प्रोफेशन को चुनें। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन को एक नोबेल प्रोफेशन कहा गया है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ी होती है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी एक गलती लोगों के ज़िंदगी से खेल सकती है, ठीक है। तो इस प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ और आगे चल कर के लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो सेवा भावना होनी चाहिए और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी थोड़ा कठिन होता है। जो नीट एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपेयर होते हैं और उसमें कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। तो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और लोगों की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इसकी पढ़ाई भी थोड़ी कठिन है, बहुत लंबी पढ़ाई है, इसलिए इसमें धैर्य की ज़रूरत है। इस सेवा में अगर आना चाहते हैं तो सेवा भावना को ऊपर रखना होगा और पैसे को नीचे रखना होगा। तो अगर सेवा भावना है तभी इस प्रोफेशन में आए, नहीं तो फिर दूसरे प्रोफेशन को चुने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है इस प्रोफेशन में। जी, जैसा कि आपने कहा कि कठिन तैयारी के पश्चात विद्यार्थी मेडिकल में प्रवेश पाते हैं, एक लंबी पढ़ाई करते हैं और तत्पश्चात मूल बात जो आपने कही वो ये कि धैर्य की ज़रूरत है। अच्छी तरह पढ़ाई करने के पश्चात जब आप इस सेवा में आते हैं तो मानवता की सेवा करना आपका प्रथम ध्येय होना चाहिए और इस तरीके से आप इस नोबेल प्रोफेशन के साथ न्याय भी कर पाते हैं। आज एड्स दिवस है और आज इस पर हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत भी की है। क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे आज कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस बीमारी का जागरूकता ही बचाव है।
तो वैसे सभी कारण जिनसे ये बीमारी फैलती है, हमें उन कारणों से बचना चाहिए। जी। जैसे असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, और कभी भी उपयोग में लाई गई सिरिंज या नीडल्स, इन सबों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, या अभी भी गांव में कुछ लोग एक ही सिरिंज से बहुत लोगों को इंजेक्शन देते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कि जब भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत हो तो हमेशा ऑथोराइज्ड ब्लड बैंक से ब्लड लेना चाहिए। फिर वर्टिकल ट्रांसमिशंस को रोकने के लिए जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन सबों का HIV स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम व्यवहार में लाएं तो बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ ही मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए जो भी HIV या एड्स से ग्रसित मरीज़ हैं उनका सम्मान करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकें। और यही विश्व एड्स दिवस का ये मूल उद्देश्य है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे इस विश्व एड्स दिवस पर जो आपने संदेश अपनी ओर पर दिया, उसने बाकी काफ़ी चीज़ों को समेटा आपके संदेश को। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो कैसे हम इससे बचकर रह सकते हैं, और अगर किसी को एड्स की बीमारी है तो हमारा जो व्यवहार है उनके प्रति कैसा होना चाहिए। थोड़ी जानकारी इस वर्ष के थीम के बारे में भी एक शब्द में अगर कहना चाहें कि इस वर्ष की थीम क्या कहती है। जी हाँ, हर वर्ष विश्व एड्स दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां और बहुत सारे देश मिलकर HIV की रोकथाम के लिए एक विशेष थीम पे अभियान चलाते हैं। और इस वर्ष का थीम है इक्वलाइज। अच्छा। यानी समानता प्राप्त करना। ठीक है। और ये थीम कहती है कि हम समानता का व्यवहार करें, अगर हाँ। कोई मरीज है तो उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। हाँ। और इस खूबसूरत और अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर साहब हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। वक्त निकाला आपने और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने विश्व एड्स दिवस पर बहुत सारी विस्तृत बातें की आज के अपने मेहमान से। कई ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जिसके प्रति सजग रहना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और इसी में आता है हमारा स्वास्थ्य भी। तो चलिए अपने स्वास्थ्य को अपनी लंबी लिस्ट में, अपनी प्राथमिकताओं में पहला स्थान दीजिए, और एक पहला स्थान जो है वो हमारे कार्यक्रम को भी आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है आपके विचारों के बारे में जानने की। क्या देखना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, आप किस तरह से नया रूप लेकर आ सकते हैं हम बिहार बिहान में। इसके लिए नोट करिए हमारा पता, हमें ईमेल भेजिए, हमें ख़त लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director DD के patna@gmail.com।